नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। आखिर मामला प्रधानमंत्री मोदी के दरबार में जा ही पहुंचा। मुलाकातों का सिलसिला शाम से शुरू हो चला है। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज लौटे विदेश से, अमेरिका में थे, एक यूनाइटेड नेशन में थी। हालांकि कल रात लौटे, लेकिन आज सार्वजनिक तौर पर अलग अलग जगहों पर नजर आए, दो अलग अलग कार्यक्रमों में। यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था जिसमें अरुण जेटली भी नजर आए और दूसरे पासपोर्ट के मसले को लेकर एक कार्यक्रम में सुषमा स्वराज भी नजर आई। सुषमा स्वराज खामोश रही। उसके बाद अरुण जेटली मुलाकात करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी से। वहां से मुलाकात करके निकले तो पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर। अमित शाह से मुलाकात हुई तो उसके बाद अमित शाह पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और तकरीबन पौने 2 घंटे हो चुके हैं। और जहन में हर किसी के यही है कि क्या इस बैठक के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को कोई निर्देश दिया जाएगा कि वो दिल्ली आए, दस्तावेजों पर जानकारी दें, या जो कुछ भी चल रहा है इस हंगामे के बीच खामोशी बरती जाए या पूरे मामले को टाला जाए। किस स्थिति में आए? दस्तक में बात आज कुछ अतीत के पन्नों को टटोलने की भी होगी, क्योंकि भारत की सियासत लगता ऐसे ही है, 360 डिग्री में घूम गई है। लेकिन सवाल सन्नाटे का नहीं है, सवाल शोर का है। सरकार को लग रहा है चारों तरफ शोर है, और इस दौर में शोर करने वालों को लग रहा है कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों है। और इन सब के बीच आज दरअसल आज तक के पास दस्तावेजों का एक नया पुलिंदा भी आया। उसमें कई नाम निकल कर आए जो कि ललित मोदी को मदद कर रहे थे, उसके पक्ष में खड़े थे। उसमें 5 नाम निकल कर आए। एक एक नाम जरा देखते चलिए पहले, उसके बाद इस पर आएंगे। जस्टिस जीवन रेड्डी चेयरपर्सन रह चुके हैं, पूर्व लॉ कमीशन, पासपोर्ट दोबारा मिलने का इन्होंने समर्थन किया। जस्टिस एस.पी. सिन्हा पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, पासपोर्ट दोबारा मिलने का इन्होंने भी समर्थन किया। स्वर्गीय जस्टिस यूसी बनर्जी साहब गोधरा ट्रेन हादसे की जांच कमीशन जो बनी थी प्रमुख थे, ब्रिटेन में रहने देने के आवेदन का इन्होंने समर्थन किया। आर डी त्यागी पूर्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर इस मामले में गवाह बने, और साथ ही एक वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जो इस मामले में गवाह मिले जब उनसे पूछा गया। ये 5 नाम नए निकल कर आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन तमाम दस्तावेज और नामों के जरिए जो लगातार कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है, उसमें आज की तारीख यह है कि क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी के दरबार में पहुंच चुका है ये मामला, और खुद बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पिछले पौने 2 घंटों से बैठे हैं, लेकिन क्या पिछले लगभग 1 हफ्ते से प्रधानमंत्री मोदी खामोश क्यों है? हमें लगता है दोबारा उस स्थिति में लेकर चलते हैं जब एक वक्त मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय वो मौन रहते थे तो नरेंद्र मोदी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, लेकिन निशाने पर और निगाहों में मौन शब्द कैसे था, जरा सुन लीजिए। ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री का बोलने का अधिकार छीन लिया गया? 10 साल हो गए प्रधानमंत्री चुप बैठे। इस देश में 10 साल का प्रधानमंत्री का परफॉर्मेंस ये है कि वो 1100 बार बोले थे। ये कुछ बोलते हैं क्या? कोयला चोरी हो गया बोले थे क्या? कर दिया ना। 2G का घोटाला बोले थे क्या? नहीं बोले, कर दिया। ये वाकई बहुत हास्यास्पद स्थिति थी, लेकिन ये सब कुछ बीते 3 बरस पुराने किस्से हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, वो मौन रहे, इस देश ने सत्ता पलट दिया, लेकिन उस दौर में दोबारा लौटिए। मनमोहन सिंह अपने तौर पर अपनी खामोशी के बीच जवाब देने वक्त जो निकल कर आए थे, वो क्या अंदाज था, वह भी सुन लीजिए। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। बात यही नहीं रुकी थी। हजारों जवाबों से बेहतर हमारी खामोशी है, जिक्र किया गया। बीजेपी ने हाथों हाथ लिया उस वक्त, और कोई नहीं, तमाम बीजेपी के वो कद्दावर नेता जो आज कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं और कई तो कटघरे में भी खड़े हैं, वो उस वक्त प्रधानमंत्री यानी मौन मनमोहन सिंह को लेकर क्या कह रहे थे, यह सुनिए। जवाब भी दिया गया था। मैं कहना चाहती हूं कि जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते, और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया। मुश्किल सवाल है। उस वक्त भी तीखे सवाल, इस वक्त भी तीखे सवाल, उस वक्त भी मौन, इस वक्त भी मौन। अंतर क्या आया है, रिपोर्ट देखिए।
आज प्रधानमंत्री मौन हैं। 3 बरस पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन रहते थे। उस वक्त खामोश पीएम पर अब के पीएम तंज कसा करते थे। प्रधानमंत्री मौन है तो मौन पीएम की वजह से सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस अब के मौन पीएम पर तंज कस रही है। देश के प्रधानमंत्री से आशा करते हैं कि अब मौन तोड़ेंगे और देश की जनता को ये बताएंगे कि ये जो जिस तरह का मॉडल आप डेवलप कर रहे हैं, ये मॉडल खुला इस बात का प्रतीक है कि इस देश में संविधान के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो मौन सियासत 360 डिग्री में कुछ इस तरीके से घूम चुकी है कि बोलने पर फिर बोलना पड़ेगा और उसके बाद कुछ और बोलना पड़ेगा, क्योंकि 3 बरस पहले भी मौन पीएम मनमोहन सिंह के सामने संकट यही था कि वह किस बात पर बोले। कॉमनवेल्थ घोटाले पर बोलते तो बीजेपी आदर्श घोटाले पर बोलने को कहती, आदर्श घोटाले पर बोलते तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर बोलने को कहती, और 2G पर बोलते तो कोयले घोटाले पर बोलने को कहती। तो पीएम मनमोहन तब खामोश ही रहे। जमीन में भी घोटाला, जमीन के ऊपर भी घोटाला, आसमान में भी घोटाला, और बिना बोले सब कर दिया। लेकिन तब मोदी पीएम नहीं थे। मोदी तो अब पीएम हुए हैं और अब पीएम मोदी के सामने भी मुश्किल कुछ वही हो चली है। वसुंधरा पर बोले तो कांग्रेस कल सुषमा स्वराज पर बोलने कहेगी, सुषमा पर बोलेंगे तो कांग्रेस स्मृति ईरानी पर बोलने कहेंगी, स्मृति पर बोलेंगे तो पंकजा मुंडे का सवाल आ जाएगा। तो बोले क्यों? और तब मनमोहन पीएम थे, अब मोदी पीएम है। तब मनमोहन मौन थे, अब मोदी मौन है। मानकर चलते हैं क्योंकि मौन टूटेगा, इंतजार करना होगा। बैठक मौजूदा वक्त में चल रही है और उससे कुछ निकलेगा और जयपुर से हवाई यात्रा से पहुंच जाएंगे दिल्ली, कुछ जवाब दिया जाएगा। इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच ललित मोदी यहां नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और एक के बाद एक जो नाम ले रहे हैं उसमें हर कोई इस पचड़े में फंसता चला जा रहा है और सभी ये कह रहा है कि फंस गए रे मोदी। और एक एक नाम, एक एक चेहरा इस फहरिस्त में कांग्रेस के नेताओं का भी आज नाम ले लिया गया। रॉबर्ट वड्रा का नाम आ गया, प्रियंका का नाम आ गया। हालांकि मना किया गया कि हमने मुलाकात नहीं की थी, लेकिन ध्यान दीजिए तो हर कोई इस पूरी परिस्थिति के बीच फंसते चला जा रहा है और फंसने की परिस्थितियों में अब एक नए तरीके का झगड़ा भी शुरू हो गया है। नाम विदेश में बैठ के लिया जाए, वहां से ट्वीट कर दिया जाए और देश के बीच सियासी हंगामा शुरू हो जाए। 2020 का खेल शुरू किया था ललित मोदी ने। देश के भीतर बड़ा रोमांच था, हंगामा था, लेकिन आईपीएल जिस लहजे में शुरू होते चला गया उसको लेकर संसद के भीतर खुले तौर पर हंगामा हुआ। कहा गया दरअसल ये धंधा है, इसे बंद कराइए, ये ब्लैक मनी को किसी रूप में वाइट बनाने के लिए एक नया खेल है, नायाब तरीके से खिलाड़ियों को यहां पर एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये सारे सवाल संसद के भीतर के थे, लेकिन किसे पता था और किस रूप में पता था? जब नामों की फहरिस्त दस्तावेजों के जरिए आने लगी तो सवाल सिर्फ राजनेताओं पर नहीं टिकी, अपने अपने नजरिए से देखने का हर का नजरिया भी सामने आया और शायद इसीलिए दस्तावेजों में कई नाम आज और निकल कर आए। इस रिपोर्ट को देखिए। मदद के लिए जिस कागजात से वसुंधरा राजे की कुर्सी पर आफत मंडरा रहा है, उस कागजात पर सहायता की स्याही से देश के 5 नामी और लोगों ने भी दस्तखत किए। और आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इन नामी लोगों में सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जज, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर और एक जाने माने संपादक के भी हस्ताक्षर हैं। पहले इन 5 चेहरों को देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जीवन रेड्डी, जस्टिस एस बी सिन्हा और तीसरे जस्टिस यूसी बनर्जी, इनकी मृत्यु हो चुकी है। जबकि चौथी तस्वीर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर आर.डी. त्यागी की है और 5वीं तस्वीर वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला की है। और आज तक के हाथ लगे दस्तावेज ये साबित करते हैं कि 2 जजों ने ललित मोदी को पासपोर्ट वापस दिलाने में मदद की, जबकि यूसी बनर्जी ने उन्हें ब्रिटेन में प्रवास को जारी रखने में सहायता की। हर की अपनी दलील है और जस्टिस सिन्हा ने अपनी दलील में लिखा, यह क्षेत्रीय पासपोर्ट दफ्तर या प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि जिस वक्त पासपोर्ट जब्त किया गया उस वक्त ललित मोदी अध्यक्ष थे। तब क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने आईपीएल में अनियमितताओं के आरोपों पर विचार नहीं किया होगा। वहीं जस्टिस रेड्डी ने लिखा, चूंकि मिस्टर मोदी ने खुद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपलब्ध करा रखा है, तो फिर ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय को उनकी शारीरिक उपस्थिति के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस बनर्जी ने फरवरी 2012 में मोदी के पक्ष में दलील देते हुए लिखा, सच तो यह है कि उन पर कोई आरोप नहीं है और कोई दोष साबित भी नहीं हुआ है और उन पर लगे आरोप गंभीर भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो अगर भारत लौटते हैं तो उनकी जान को गंभीर खतरा है।
गवाही के लिए कोर्ट में पेश होने वालों में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर आर.डी. त्यागी भी और संपादक प्रभु चावला भी शामिल रहे। सवाल उनके सामने भी उठे कि आखिर उन्होंने ललित मोदी की मदद क्यों की। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग थे, 50 लोगों ने विटनेस है वहाँ पर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, उसमें मैं एक छोटा आदमी भी था। तो मेरा कोर्ट के सामने यही स्टेटमेंट था, क्योंकि जो काम उन्होंने किया, जिसके लिए उनको नोटिस दिए गए हैं, उसकी अप्रूवल IPL के बाकी मेंबर्स ने भी दी थी। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, केवल ललित मोदी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इसलिए मेरे को लगता है कि उसको सिंगल आउट किया गया है विक्टिमाइजेशन के लिए। तो हर किसी के पास इस वक्त अपने जवाब है, लेकिन इस मामले में 3 और गवाह थे। ललित मोदी की पत्नी मीनल मोदी, उनके पिता के मोदी और मोदी ग्रुप के CEO R.K. मल्होत्रा। और याद कीजिए तो वसुंधरा राजे ने दलील यही दी थी कि मदद सिर्फ मित्रता के नाते की गई, जबकि जजों ने तो यहाँ तक दलील दी कि कानूनी तौर पर ललित मोदी की मदद अपराध नहीं है, क्योंकि उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुए हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सारे दस्तावेज वसुंधरा के हक में केस मजबूत करते हैं, या फिर इन सब दस्तावेजों के साथ ललित मोदी को लेकर बिजनेस रिश्तों के साथ वसुंधरा और उनके बेटे दुष्यंत का जो मामला निकल पड़ा है, उससे उन्हें मुश्किल होगी। वो जो भी इंतजार करना होगा। दिल्ली से राजदीप सरदेसाई के साथ आज तक ब्यूरो। बार बार सुई उसी दिशा में चली जाती है कि दरअसल सियासत संभालते हुए, सत्ता भोगते हुए क्या वाकई गलत दिशा में बढ़ा जा सकता है, और अगर बढ़ा जा सकता है तो फिर खामोशी बरतनी चाहिए। खामोशी नहीं बरतनी चाहिए तो फिर जनता के भीतर भरोसा जागा रहे और यह साख बनी रहे। इस दिशा में क्या कदम उठेंगे? वसुंधरा राजे, एक तरफ दिल्ली में इंतजार हो रहा है कि वो कब आएंगी, सफाई देंगी, या आने वाले वक्त में दिल्ली क्या निर्णय लेता है। लेकिन इन सब के बीच हमें लगता है कि राजस्थान के उन किसानों का दर्द भी देख लीजिए। एक वक्त वसुंधरा उनके बीच गई, कहा कि किसानों को आप खुदकुशी कर रहे हैं, जिस तरीके से परेशानी हुई है आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन अब जब मुआवजा लेने वो पहुंचे तो वहां पर बूंदी में उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। यानी एक वक्त उनके बीच भरोसा और दूसरी वक्त आज वो परेशान अपने घर में कैद हैं और बूंदी में लाठीचार्ज हो गया किसानों पर। यह एक स्थिति राजस्थान के भीतर की है। मुआवजा मिला नहीं है इस वक्त के बीच में, यह भी बता दें आपको। डंडे जरूर मिले हैं। प्रशासन से कोई मिलने आया, नाम से कोई बात करी, जनता के ऊपर लाठियां बरसाई और भाटे बरसाए। अगर पुलिस इस तरह का बर्ताव पब्लिक के साथ करेगी तो बाकी लोग क्या करेंगे? कहां नकेल कसिएगा, कैसे नकेल कीजिएगा, बात दिल्ली की ही कर रहे हैं। और दिल्ली में एक सरकार है, केजरीवाल सरकार। कल तक झगड़ा इस बात को लेकर था कि ताकत किसके पास ज्यादा है, उपराज्यपाल के पास या CM के पास। आज मसला यह हो गया कि जिस शाखा को भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी है, उसमें जो 2 चीफ हैं वो आपस में लड़ गए। और एक ने कहा कि जिस तरीके से मुझे धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मैं खुदकुशी कर लूंगा। अब आप कल्पना कीजिए, दिल्ली पुलिस के 2 बड़े अधिकारी झगड़ पड़े, एक कहता है खुदकुशी कर लेंगे। मसला कहीं ज्यादा गंभीर होते जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच में अधिकारों की लड़ाई मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल से हटकर अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां ACB के दोनों प्रमुख ही न केवल आमने सामने हैं, बल्कि पहली बार केजरीवाल के अधिकारी का कहना है कि नजीब जंग के अधिकारी से उसे जान का खतरा है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो में पहले प्रमुख यादव को अपने ऊपर बैठा दिए गए ACB के नए प्रमुख मुकेश मीणा से जान का खतरा है। यानी पहले लड़ाई यह थी कि एंटी करप्शन ब्रांच का हेड है कौन, क्योंकि SS यादव की नियुक्ति दिल्ली सरकार ने की थी। लेकिन ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के अधिकारी MK मीणा को उपराज्यपाल ने ACB में भेज दिया और दिल्ली पुलिस में अपनी रैंक के आधार पर मीणा ACB के हेड हो गए, जबकि उनकी रैंक की कोई पोस्ट ACB में थी ही नहीं। लेकिन अब मीणा और यादव की लड़ाई इस कदर तेज हो गई है कि SS यादव ने मीणा से अपने कैरियर और फिर जान को खतरा बता दिया। यादव ने मीणा के खिलाफ 3 शिकायतें दिल्ली सरकार के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस में भी भेजी, जिन्हें अब उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी के पास भेजा गया है। और यादव का आरोप है कि मीणा ACB की FIR बुक तक घर ले जाना चाहते हैं। तो मीणा का कहना है कि यादव FIR बुक अपने साथ रखते हैं। लेकिन अब सवाल मीणा या यादव या फिर केजरीवाल बनाम नजीब जंग तक का नहीं है, बल्कि बड़ा सवाल यह हो चला है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले विभाग में ही जब झगड़ा ज्यादा है और काम कम है, तो फिर दिल्ली में जो भी भ्रष्टाचार होगा उस पर नकेल कसेगा कौन। और इन दोनों के बीच दोनों अधिकारी अपने अपने आलाकमान को खुश करने की दिशा में बढ़ चुके हैं। और वजह भी यही है कि आम आदमी पार्टी के नेता मीणा को दोषी ठहरा रहे हैं, तो पुलिस कमिश्नर बस्सी ने मीणा को ACB बॉस कहने में देर नहीं की। आज तक ब्यूरो।
मसला इतना पर नहीं है। हालांकि इन सब के बीच यादव ने कहा कि मैंने खुदकुशी का जिक्र कभी नहीं किया। हाँ, परेशान जरूर हूं, लेकिन फिर भी मैं आखिर पुलिस अधिकारी हूं। क्या कहा गया और किस रूप में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कितनी गंभीरता से भी लगाए जा रहे हैं, यह भी सुनिए। ये किस तरह की व्यवस्था हो जाएगी कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों से हमें आदेश लेने पड़ेंगे या हमें किसी भ्रष्टाचारी को आदेश देने पड़ेंगे? इस आईपीएस की नौकरी में रहने का क्या फायदा है? आज की तारीख में अगर आप जो पुलिस हायरार्की के हिसाब से चलेंगे, एसीबी की हायरार्की में ज्वाइंट कमिश्नर इज द चीफ, एडिशनल कमिश्नर उसको असिस्ट करता है, बाकी 2 डिप्टी कमिश्नर उसको असिस्ट करते हैं। ये आज की पोजीशन है। डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस के तहत आती है और डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस इसका ऑफिसिएटिंग मुखिया होता है और ये हमेशा से हुआ है, कोई नया नहीं है। जब से एसीबी बनी है तब से डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस इसका एचओडी रहता रहा है। ध्यान दीजिए तो सियासी शोर हर जगह इस हद तक जा पहुंचा है कि जनता के भीतर एक सवाल उठ सकता है कि आखिर इस देश की दिशा क्या है। और उस दिशा के मार्फत कहीं ना कहीं बार बार हर जहन में यह सवाल जरूर उठेगा कि जिन्हें चुना है उन्हें बोलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी को बोलना चाहिए। शोर शहर में है और जंगल में सन्नाटा है। जंगल का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गिर जंगल गुजरात में आता है और वहां पर बरसात से लबालब पानी भर गया है। शेर को भी सड़क पर आना पड़ रहा है। रहने को तो इस राजा के पास 1424 स्क्वायर किलोमीटर का गिर का पूरा जंगल, लेकिन गुजरात में भयंकर बारिश हुई तो जनाब को सड़क पर आना पड़ा क्योंकि जंगल में जिंदगी खतरे में पड़ गई। बारिश ने ही अमरेली के पास एक शेरनी की जान ले ली। भयंकर बारिश ने जंगल के शेरों को इस कदर खौफजदा किया है कि 50 से ज्यादा शेर हैं जो शेतुर नदी के किनारे बसे 25 गांव के आसपास इलाकों में पहुंच गए। अमरेली जिले में ही बाढ़ की वजह से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे गिर के इन्हीं एशियाटिक लायंस को लेकर बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री यानी उस वक्त गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान कई महीने भिड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में कुछ शेरों को गिर से मध्य प्रदेश के कुनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं चाहते थे। नतीजा, आज तक एक भी शेर मध्य प्रदेश नहीं पहुंच सका है। गुजरात की भयंकर बारिश में गिर के शेरों की जिंदगी को भी खतरे में डाला है। तो सवाल यही उठा कि आखिर क्यों कोर्ट के आदेश के बावजूद एक भी शेर मध्य प्रदेश शिफ्ट नहीं किया गया, जबकि शेरों की संख्या भी गिर में लगातार बढ़ रही है। 1968 में यहाँ 177 शेर थे जो 1990 में 284 तक पहुंच गए और इस साल यानी 2015 में इनकी संख्या बढ़कर 523 हो गई है। गुजरात ने गिर के शेरों को पर्यटकों को लुभाने का बड़ा जरिया बनाया है, तो वो इन शेरों को कहीं और देखना नहीं चाहता। खबर है कि पर्यावरण मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल कर शेरों को रीलोकेट करने में आने वाली परेशानियों का जिक्र कर इस ट्रांसफर को रोकने की कोशिश करेगा।